आदाब, मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। हाजिर हूं एक बार फिर लाइव डिबेट में। आज का मौजू है जो सुलगता हुआ मौजू है, जो मुनगोडू फैसले के ताल्लुक से। जी हां, तेलंगाना के मुनगोडू असेंबली हलके के बशमूल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 7 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती जारी है। इस वक्त हम तेलंगाना के मुनगोडू असेंबली हलके की अवामी फैसले पर बात कर रहे हैं। मुनगोडू असेंबली हलके में तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार टीआरएस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। पहले राउंड में टीआरएस को सबकत हासिल हुई, जबकि दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी आगे रही, तो वहीं चौथे राउंड में टीआरएस चंद मामूली वोटों से आगे रही। 4 राउंड के बाद टीआरएस मजमूई तौर पर सिर्फ 334 वोटों से आगे रही। बात अगर 5वें राउंड की करें तो 5वें राउंड ने बढ़तरी हासिल कर ली है। हम आपको एक बार बता दें कि मुनगोडू में जुमला 2,41,805 वोटर्स हैं, जिनमें 2,25,192 वोटर्स ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। अगर हम मवाजना करें साल 2018 के मुकाबले, तो इस बार इलेक्शन की बात करें तो वोटिंग का जो फीसद रहा, कुछ इसमें इजाफा हुआ। इस बार 93.13%, जबकि साल 2018 के चुनाव में ये 91.31% वोटिंग का तनासुब रिकॉर्ड किया गया था। काउंटिंग के लिए जुमला 21 टेबल कायम किए गए हैं। 15 राउंड तक ये काउंटिंग चलेगी। इम्कान है कि 1 बजे के आसपास नतीजा आ सकता है। और इस वक्त ज़िमनी चुनाव के फैसले पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर कायद और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर जनाब हनीफ अली और बीएसपी के रियासती अक़लियती उमूर के कन्वीनर अबरार हुसैन आज़ाद, और साथ ही साथ टीआरएस के नौजवान शोला बयान लीडर अब्दुल मुकीद चंदा। और इस वक्त हम सीधे जुड़ेंगे टीआरएस की तरफ और अपने सवाल के साथ रुजू होता हूं मुकीद चंदा साहब के पास। सर, बताइए कि मुनगोडू के जो नतायज हैं, अब आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुनगोडू के जो नतायज हैं वो ये सीधा ये बता रहे हैं जी कि टीआरएस पहले ही राउंड से लीड में है और अभी भी लीड में है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा मुजाहरा किया है। बीजेपी के पैसा, दौलत और ताकत की जो राजनीति है, वो कितने भी करने के बाद जीत तो नहीं सकते हैं। उन्हें न सिर्फ यहाँ पर मुंह की खानी पड़ रही है, बल्कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने मजाक किया था उसका जवाब आवाम बिल्कुल दमखम के साथ दे रही है। आज महाराष्ट्र के भी जो बाई इलेक्शन के नताज है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बाला साहब उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है वो नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर एक आज़ाद उम्मीदवार है, और जो है बीजेपी का नंबर 4था 5वां है। ये हालत वहाँ की आवाम ने उनकी की है। आवाम ये चाहती है, आवाम ये जानती है कि जमहूरियत हमें अजीज है, हिंदुस्तानियों को। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि इस तरह से सफाया होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी का सफाया हो रहा है और बीजेपी की जो गैंगवार सियासत है उसका जवाब आवाम ये दे रही है कि पैसे और ताकत के बल पर तुम सियासतदानों को चंद तो खरीद सकते हो, लेकिन आवाम को नहीं खरीद सकते। आवाम अपना फैसला अपनी अदालत में देगी और जो आज का आवाम का फैसला होगा उससे बीजेपी को सबक हासिल करने की जरूरत है। सर, सीधे बीजेपी की तरफ सर ये इल्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा खर्चा किया, दौलत और रकम जो भी है खर्च की, शराब बांटे। इसी इल्जाम के साथ मैं आपकी तरफ रुजू हो रहा हूं, क्या आप इससे इत्तेफाक कर रहे हैं? देखिए, आप इत्तेफाक कैसे करेंगे? तकरीबन तमाम एमएलएस, तमाम मिनिस्टर्स इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म यानी के हिसाब से जब प्रचार ख़त्म होता है उसके फौरी बाद जो भी बाहर के नॉन लोकल है वो वापस आना है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि तकरीबन इनके एमएलएस और तमाम बीजेपी यानी टीआरएस के वर्कर्स जो नॉन लोकल थे वो वहीं रहे। और चुनाव के दिन तो आपने भी देखा होगा, सभी पता चल रहा था कि पैसे बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी, सब बांटी जा रही थी। तो एक दूसरे पर टीआरएस बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है, बीजेपी टीआरएस पे इल्जाम लगा रही है। आवाम के भी कुछ यानी कि रद्द-ए-अमल वहां पे देखने को मिले। नहीं, सुनिए, वहां पर जैसा बंडी संजय बोले कि भाई पूरों को निकालो ना तो मैं भी जाऊंगा जी, रूल के हिसाब से पूरों को निकालो। तो अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन में उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनके तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। ठीक है। तो हमारी मिशनरी कहाँ चली वहाँ पर? मिशनरी तो आपकी चली, और जो मिशनरी चली, शराब भी चली, दौलत भी चली, कई पैसे भी घटे और कई पैसे बांटते पकड़े भी गए। तो ये तमाम चीज़ें टीआरएस करी सो है। तो यहाँ पर
बीजेपी की जीत को रोकने के लिए 4 एमएलएस का गेम खेला गया और 4 भी इनके नहीं थे, 3 तो कांग्रेस से आए सो थे जो इनके टिकट पर मुंतखब नहीं हुए। उसी तरीके से जिस तरीके से समझो पैसे का, ताकत का और पुलिस का दुरुपयोग किया गया है मुनगुड़ों में, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। एक बार मैं इस वक्त अब जो अपडेट आ रही है सर, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 6वें राउंड के बाद भी टीआरएस 6वें राउंड में आगे चल रही है। एक बार मैं नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त जो 6वां राउंड हुआ उसके अंदर भी टीआरएस इस वक्त बीजेपी को थोड़ा पीछे छोड़कर आगे चल रही है। सर सीधे अब सवाल ये है कि अब आपने कहा दौलत और रकम तकसीम की गई, पोलिंग बूथ के पास एक जो लेडीज है उनका यह कहना था कि राजगोपाल रेड्डी ने सोना 1 तोला सोना देने का जो वादा किया था, ना देने की वजह से वो पोलिंग का बाइकाट कर रहे हैं। अभी देखिए आप ना बदाबता नाम लेकर के वहां की आवाम ने कहा, अब आप टीआरएस पे इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए टीआरएस वाले बोलने लगा सकते हैं ना ये, क्योंकि कोई भी जब बोलता है तो ये टीआरएस के लोग थे जो बोल रहे थे, ये वोटर नहीं था वो, ये टीआरएस बोलने लगा रही थी उनसे। नारसिंगी के मुकाम पर सूर्या पवन रेड्डी को अरेस्ट किया गया पैसे के साथ, कुछ कम 90 लाख रुपए के साथ। सूर्या पवन रेड्डी किस पार्टी के लीडर हैं, उनका किससे ताल्लुक है, मीडिया में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, तमाम लोग जानते हैं, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है। सूर्या पवन रेड्डी पार्टनर किसके हैं, पार्टी के कौन से लीडर हैं, ये सबको पता है। हमारे साथ में नारसिंगी का ऑप्शन मेंबर भी आए हैं, बाहर बैठे हैं, आप उनसे भी तमाम तफसीलात ले सकते हैं कि ये बीजेपी का किस्सा ऐसा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो बिल्ली आंखें बंद कर कर दूध पी रही है और ये समझ रही है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। तो हिंदुस्तान की आवाम अब इस वक्त जो है बाशऊर है, हिंदुस्तान की आवाम जानती है ये 21वीं सदी में जमहूरियत की बका के लिए किस तरीके से जो है काम करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ गरीब गुरबा या जिस तालीमी तौर पर जो नाखवानदा लोग हैं वो चंद पैसों के लिए, सोने के लिए या शराब के लिए बिक जाए, लेकिन यहाँ पर तालीम याफ्ता तबका भी है, यहाँ बाला साहब अम्बेडकर के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का जज्बा अपने अंदर रख के काम करने वाले लोग भी हैं और उन्हीं की अक्सरियत है। उन्होंने टीआरएस पार्टी को वोट देकर ये बता दिया है कि तुम्हारी आमराइयत, तुम्हारी जो है आहनी पंजे से जमहूरियत को कुचलने की जो कोशिश है वो चलने वाली नहीं है। तेलंगाना की आवाम ख़ास तौर पर पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता बताएगी कि ये रास्ता तरक्की के सिमत जाएगा और उसको लेके चलने की अगर किसी में सलाहियत है तो इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब के पास है। अबरार साहब, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ जुड़ता हूँ कि वोट की सियासत थी या नोट की। अगर बीएसपी को देखा जाए तो बीएसपी को कम वोट मिले हैं। अगर बीएसपी एक संग मुकाबला ना करती तो क्या आप किस पार्टी को सपोर्ट करते अगर किसी पार्टी के साथ जाना होता? क्योंकि बीएसपी ने जो 907 वगैरह जो वोट कमाए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वोटों को काटा गया? सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी चैनल के मुंतज़मीन का मशकूर हूँ जी। उन्होंने इस डिबेट में बहुजन समाज पार्टी को भी जो है ना शामिल किया, जबकि रियासत में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुजन समाज पार्टी की इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को भी दबा रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी को भी दबा रहे हैं और उनकी गुफ्तगू किसी भी चैनल में, किसी भी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश नहीं की जाती है। मैं मुंसिफ टीवी चैनल का मशकूर हूँ और सलाम करता हूँ उनको कि आपने हमें मौका दिया। तो मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। तो अभी बहुजन समाज पार्टी का बिलखुसूस डॉक्टर RS परवीन कुमार IPS साबिका IPS ने उन्होंने रिज़ाइन दे करके जो बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभाल करके मुश्किल से 4 महीने का भी वक्त नहीं गुजरा, वो सदारती ओहदा लिए हैं और उन्होंने इतने कम वक्त में अपने आप को पेश करने के लिए इस वक्त के जो बाई इलेक्शन में उस मौके को गनीमत जानते हुए पार्टी के जो हाईकमान है मायावती जी से उन्होंने इजाज़त ली और बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया। उमूमी तौर पे बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शंस में इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं करती है क्योंकि ये हर एक को मालूम है कि बाई इलेक्शंस के अंदर तमाम जमातें अपनी ताकत का जो है ना मुजाहरा करती है। यानी कि बीएसपी एतराफ़ कर रही है कि वो कमज़ोर है। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि हम सियासी तौर पे कमज़ोर नहीं है, हम माशी तौर पे वो तरीक़ेकार मैं दोनों पार्टियों से राज तौर पे कहूँगा, क्योंकि हम वहाँ पे शवाहिद हैं, हम गवाह हैं, वहाँ मौजूद रहे कि
दोनों पार्टियां बीजेपी और टीआरएस ने कभी कमी नहीं की, ना शराब में ना दौलत में। और एक ही हजारों वीडियोस हैं जो किसी भी न्यूट्रल यूट्यूबर्स ने लिया है, वो न्यूट्रल सोशल मीडिया पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या ये बात इल्म में नहीं जा रही है कि वहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना शराब की तकसीम हो रही है, चिकन जो है ना डिलीवरी डोर टू डोर डिलीवरी होता रहा और रोज आना जो है ना लोगों को जो है ना पार्टियों में लाने के लिए उनको ये पता नहीं रहा कि वो किस जमात की मतलब कैंपेनिंग में जा रहे हैं। उनको 300 रुपये 500 रुपये दे करके एक वक्त का खाना पैकिंग करके दिए। और ऐसे भी कुछ ऐसे मौके हुए कि वहाँ पे खाने के प्लेट नहीं रही, तो जो शराब की जो बॉटल है जिसपे पैकिंग करके आती है उसके अट्टों पे जो है ना खाना देना, इस तरह का भी काम हुआ। तो ये जो आपको क्या लगता है सर, किस पार्टी ने इसके अंदर सबकत हासिल की तकसीम करके? देखिए सर, 5,000 3,000 4,000 रुपए के स्टेटमेंट्स अवाम की तरफ से, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, वो इनोसेंट वोटर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और वहाँ पे यहाँ तक ये करीब 3 बजे तक भी धरने जारी रहे कि हमारे मतलब बस्ती को, हमारे मोहल्ले को पैसे नहीं मिले और हमारे पैसे हमको देंगे तो हम वोट डालने जाएंगे। रात के 12-1 बजे तक भी अगर पोल चलता है, यानी कि 5 बजे के 6 बजे तो क्लोज हो जाना चाहिए प्रोटोकॉल के लोग हिसाब अंदर से। आ गए थे, वो जो ना अहाते में आ गए थे, उसके बाद उनको लॉक कर करके वो प्रोसेस चालू रहा। लेकिन वो लोग उतनी देर क्यों आए, उतना लेट क्यों आए, उसकी वजह ये रही कि उन्होंने धरने दिए, टीवी पे लाइव बताते रहे कि भाई हमको इन्होंने ये वादा किया था। दोनों पार्टियों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों ने इसमें सबकत ले आने की कोशिश की और एक अपने कोई 30,000 कोई 20,000 और कोई आधा तोला सोना, कोई 1 तोला सोना, इस तरह के वादे किए। और जो है ना बिलखुसूस मैं टीआरएस पार्टी को बोलूँगा कि बस सिर्फ 2 चीज़ों की कमी थी। एक तो वहाँ पे असेंबली नहीं थी, दूसरा वहाँ पे सेक्रेटरीट नहीं था। अगर ये 2 चीजें वहाँ होती तो शायद रियासत की बेहतरी होती थी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर जो अरकान असेंबली तो थे सर वहाँ पे। नहीं, अरकान भाई मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, पूरी हुकूमत वहाँ पे थी, पूरी मशीनरी वहाँ पे थी। जरूरी नहीं कि सेक्रेटरीट वहाँ, अरकान असेंबली तो सब वहाँ पे थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेक्रेटरीट और असेंबली भी वहाँ होती तो रियासत का कारोबार जो है ना मुनगुड़ से ही चलता। यानी कि देखिए मेरे पास उसकी तफसीलात है, 84 MLAs, 10 MPs, 12 MLCs, 16 जो है ना मिनिस्टर, जुमला 122, उसके बाद चेयरमैन, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, मेयर, डिप्टी मेयर, एक्स मेयर, डिप्टी एक्स मेयर और एस्पिरेंट कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। ये तो हजारों की कौन सी पार्टी के थे सर? ये टीआरएस पार्टी के, टीआरएस पार्टी के ये मुख्तलिफ लोग थे। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, तेलंगाना रियासत में 16 वजीर ही नहीं है, नाम लेके बता दें। आपका डिक्टेशन की जरूरत है, तेलंगाना में 16 वजीर नहीं है, वहां रहना तो छोड़ दीजिए। मिस्टेक हो गया, हाँ, 6 वजीर हैं। और रही बात दूसरी कि यहाँ पे खुद बीजेपी से भी पूरे जो जीएचएमसी के कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर्स थे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो लोगों को चेहरों से भी जानते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुआ तो हम तो देख रहे थे हर एक को। क्योंकि देखिए जिस तरह का पैसे का हेर फेर हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पे जो सरफा हुआ, उसके बनिस्बत हम जो लिमिट है 40 लाख की, वो लिमिट भी टच नहीं की। क्या इंतखाबी मुहिम की जो एक तारीख जो मुतय्यन थी, क्या उसके बाद भी ऐसे सिलसिले जारी रहे सर? इंतखाबात मुहिम की तारीख तो छोड़िए, इलेक्शन के दिन तक जारी रहे, इलेक्शन के दिन जारी रहे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप अगर से यूट्यूब चैनल निकाल के देख लीजिए, मुनगोड़ू मारिए यूट्यूब में, गूगल में, तो आपको तमाम दिन भर के एक्टिविटीज जाहिर होंगे। और दोनों पार्टियों से शिकायत रही आवाम को, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने आधा तोला सोना देते बोले नहीं दिए, 30,000 देते बोले। शिकायत तो मिली है सर, मीडिया ने भी बताया ये शिकायत तो हुई है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी को जो दिया गया था वो क्या था? वो दौलत की शक्ल में था, क्या ओहदे की शक्ल में था, या कुछ और टेंडर दिया गया था? क्योंकि उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। जिस तरीके से मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। मैं ये कहूँगा, नहीं तेरा नशेमन बीजेपी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। तो पहाड़ों की चट्टानों पे आने की जरूरत है। सेकुलर वोटों को काट करके बीजेपी की मदद करने का काम जिस तरीके से बीएसपी ने की है, मैं उसकी जो है ये कहूँगा, उसको देखकर मरहूम कांशीराम और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की रूह को भी तकलीफ पहुंची होगी कि ये लोग जमहूरियत का एक ऐसी जंग चल रही है कि जमहूरियत के बका के लिए तो जो हमारे आइन के दस्तूर के मुरत्तब करने वाले थे वो लोग भी शर्मिंदा होंगे कि ये हमारा नाम लेकर हम ही को शर्मसार कर रहे हैं। हमारे फाजिल दोस्त भी बता रहे हैं
कि जिस तरह के मिजाज में वो रहते हैं और जिस माहौल से मैं भी वाकिफ हूँ, जहाँ पे मीरात का देना, मिनिस्ट्री का ऑफर करना और जो ना टेंडर्स का देना, ये बीजेपी और टीआरएस की हिकमत अमली है। और उसी नज़रिए से, वही जहन से वो हमारे साथ भी वही उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि हम लोग एक आइडियोलॉजी पे चलने वाले, बहुजन समाज पार्टी तमाम कौमों को एक साथ लेके बहुजन चलने। समाज पार्टी तो दलितों के लिए जानी जाती है नहीं सर, देखिए, इस पर। वो उसके लिए ये एक उनको बदनाम करने के लिए, उनको महदूद करने के लिए, उनको एक कंपाउंड करने के लिए, कंपाउंड के अंदर उस बांधने के दायरे लिए। से क्यों बाहर नहीं निकलती नहीं, सर? फिर अगर कोई नहीं, महदूद ये- कर रहा है ये तो बहुजन समाज पार्टी दायरे से तोड़े, दायरे तोड़े ना अपने। जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में तमाम कौमों के लिए, तमाम कौम। अभी हम जो कैंडिडेट दिए हैं वो बीसी कौम से है, और जबकि टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों लोग जो कैंडिडेट दिए हैं वो रड्डी जमात से है, जबकि रड्डी जमात की जो तादाद है वो 3.5% है। सिर्फ बहुजन समाज की क्यों बात सर? आप सबकी बात क्यों नहीं करते आप? देखिए, बहुजन समाज में कौन आते हैं? एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी और वो लोग जो आला जात में गरीब हैं, वो तमाम को मिलाकर बहुजन जमात होती है, जिनकी तादाद 97% है। अगर फिर भी पार्टी पीछे है सर। नहीं, जिस दिन ये लोग, भी पार्टी कमजोर क्यों? जिस दिन ये लोग इस दबाव से निकल जाएंगे कि भाई आपको जो है ना आसरा पेंशन रोक दी जाएगी, दलित बंधु रोक दिया जाएगा, आपको डबल बेडरूम नहीं मिलेगा, इस तरह का डराएं वोटर्स को। इतना जहनी तौर पे दबाया गया है, इतना दबाया गया है कि वो लोग, मासूम लोग, खेतों में काम करने वाले मजदूर तबका लोग, वो लोग डर गए कि भाई मेरी पेंशन बंद हो जाएंगी तो कैसा। या हुकूमत जो है ना राज तौर पे बोलती है, और मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोलता है कि अगर आप टीआरएस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपकी जो ना जो स्कीमात है वो रोक दिए जाएंगे। और अभी शहर में आप जो है ना डबल बेडरूम के लिए आधार कार्ड जैसा एक कार्ड बना करके दे रहे हैं। क्या ये लाखों करोड़ों जो एप्लीकेशंस आए हैं, क्या उतने आपने डबल बेडरूम बनाया है? अगर क्या? इन्हीं स्कीम के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ा होता तो भी दुबाक और यानी कि हुजूराबाद के अंदर भी वो इलेक्शन हार जाते सर। नहीं, देखिए, यहाँ पे खास करके इस बात पे जोर दिया गया है कि अगर आप लोग इस इलेक्शन में टीआरएस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपके जो है ना पेंशन बंद कर दी जाएंगी, आपको दलित बंधु नहीं आएगा, आपको जो है ना रेतु बंधु नहीं आएगा। ये हम यहाँ पे रह करके वहाँ पे मौजूद लोगों से सुने हैं, उन्होंने बोल रहे कि साहब हम कैसा करें। फिर एक खास करके मुसलमानों को एक दबाव डाला गया है। सर इसी बात को आप कहाँ तक आप हकीकत से जोड़ेंगे सर आप? हनीफ अली सर, देखिए, आप टीआरएस का तो 8 साल से एक ही उसूल है जी। इन्हें वादे तो बहुत किए, वादों में समझो आप रुकने वाले हमारे सीएम साहब है नहीं, ना पीएम है, ठीक है। नहीं, पीएम साहब नहीं है, पीएम साहब तो वादा करते हैं, काम करते हैं जी सर, हाँ। सीएम साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जी क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं जी। और जैसा डबल बेडरूम स्कीम है, आप मुल्क में कितने बने देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास से तो जो सेंट्रल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 करोड़ घरों का पहले ही समझो आप वो कर दिए। कहीं से आप मरकज से ना जोड़ दें सर कि मरकज से ताउन मिला था तो फिर टीआरएस ने इसको नहीं, देखिए, मरकज से ताउन है ना उसमें। जी, हमेशा से टीआरएस इससे इनकार करती है सर, देखिए, इनकार हल उठाते हैं कि मरकज से कोई ताउन नहीं है। डबल बेडरूम स्कीम जो है जी, उसमें मरकज से 2.5 या 3 लाख रुपए कुछ आते हैं, यानी डबल बेडरूम स्कीम में। तो वो यह तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए है, वो खाली तेलंगाना के लिए महदूद नहीं है। ठीक है, तो जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2014 के बाद, ठीक है, 2 करोड़ घरों के लिए इन्हें सैंक्शन हुआ था। मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ घर आज तक भी 8 साल में नहीं बने यहाँ पर, ठीक। क्योंकि डबल बेडरूम ले लेंगे सर, वो रिपोर्ट भी ले लेंगे मुखी चंदा साहब से। हाँ जी, आप बोलिए। तो डबल बेडरूम जो है जो बन भी रहे हैं, यूँ समझिए कि इन्हें टीआरएस के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो अपने अपने लोगों को समझो ऑक्युपाई करा रहे हैं। तो गरीब आवाम जो है, जो वाकई मुस्तहिक है, अगर आप पूरा सर्वे कराएंगे तो देखेंगे कि सर्वे में आपको निकलेगा कि मुस्तहिक आवाम तक वो डबल बेडरूम नहीं के बराबर पहुंचा है, नहीं के बराबर। उसी तो आवाम तरीके भी से तो समझेगी ना सर, ये आवाम भी तो देख रही है, आवाम समझेगी। फिर आवाम अगर ये समझती है, जानती है, फिर क्यों टीआरएस को वोट देती है? देखिए, कहाँ दे रही है अभी देखिए, आने वाला चुनाव बताएगा वो तो। अभी तो ये बाई इलेक्शन है, जब आने वाला चुनाव होगा, जब पता चलेगा कि तो क्या इसके जो नतायज हैं वो आने वाले असेंबली इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। मुखी सर मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। ये जी, मुखी सर बताइए, क्या ये जो नतायज हैं वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में इसके लिए असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे? देखिए, ये जो नतायज है
ये नतायज तो ज़मीनी चुनाव के हैं। जी। ज़मीनी चुनाव के नतायज अपने सतह पर हैं। आने वाले जो इंतखाबात होंगे इलाके और अपने हलके के मुताबिक मसाइल होते हैं, मसाइल का हल होता है, इसलिए यहाँ के नतायज मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन जो मरकज़ी सतह पर जिस तरीक़े से मसाइल खड़े हुए हैं, महंगाई का मसला है, जीडीपी का मसला है, दूसरे मसले, इसके लिए लोग जो है तब्दीली चाहते हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं। यहाँ का नतीजा जो भी हो, वो नतीजा पूरे हिंदुस्तान को ज़रूर रास्ता दिखाएगा कि हिंदुस्तान को किस सिमत में जाना है, तरक्की के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैं अभी देख रहा था कि बिहार में भी आवाम वहाँ पर भी जो है बेहतरीन अंदाज में जो है बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 2 जगह पर वहाँ पे चुनाव हो रहा है। एक मुकाम पर 18-20 से जो है सबकत है आरजेडी के उम्मीदवार की, दूसरे मुकाम पर जो है कांटे का मुकाबला है। कभी कोई 2000 वोट से आगे है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। उसी तरीके से महाराष्ट्र की आवाम ने एक बेहतरीन सीधा संदेश दे दिया है कि आपकी खरीदो फरोख्त की सियासत चलने वाली नहीं है। आप अगर एक नाथ शिंदे को खड़ा करेंगे तो हम आपके लिए कब्रस्तान खड़ा कर देंगे, शमशान बना देंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि दूसरा मुकाम नहीं होगा बीजेपी को, तीसरा मुकाम नहीं होगा, उनका मुकाम होगा तो शमशान और कब्रस्तान होगा। अगर जमहूरियत को कब्रस्तान में डालने की कोशिश करोगे तो खुद कब्रस्तान में जाओगे, क्योंकि जमहूरियत की मुहाफिज हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान का वोटर है। वो जानता है कि किस तरीके से अपनी तरक्की के लिए वोट का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मुल्क की सलामियत के लिए काम करना है, किस तरीके से जो है ये फ़िरक़ा परस्त और ज़ाफ़रानी लोगों को, जहनियत रखने वाले लोगों को जवाब देना है। उसका जवाब महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना से आ रहा है। ये असर तो होगा, पूरे हिंदुस्तान पे इसका असर होगा और इंशाअल्लाह नई सुबह आएगी और उस नई सुबह का सूरज इज़्ज़त इमाम कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में बीआरएस पार्टी लेकर चलेगी और दिल्ली पर टीआरएस का झंडा बीआरएस लहराएगा। अभी जैसा कि टीआरएस के मुफ्ती साहब ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासत को उथल पुथल किया गया है, बीजेपी पर जो इल्जामात लगे हैं, अब वही एकनाथ शिंदे तेलंगाना में पैदा करने की जो हालिया जो स्कैम के जो मामले मंजर आम पर आए हैं, सामने आए हैं, सर आप इसके अंदर किस सच्चाई को देख रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट टाइम में बताया था कि ये जो तेलंगाना में जो सौदेबाजी का जो मामला था, ये सौदेबाजी का मामला उसके बाद में ये खुले तौर पे ये तय है कि बिकने वाला बिकने तैयार था, खरीदने वाला खरीदने तैयार था। दोनों तरफ से ये चीज़ें पाई जाती है और बिकने वाला पहली बार नहीं बिक रहा, वो साबिक में भी बिक चुका है क्योंकि आप ही ने उसको खरीदा है। तो ये दोनों की तरफ बीजेपी कहती है कि टीआरएस ड्रामा कर रही है, टीआरएस कहते हैं कि ये यानी कि गैर जमहूरी जो बीजेपी की हुकूमतें हैं, ये गैर जमहूरी अमल है और दोनों भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, जो कन्वर्सेशन जो वीडियोस आ रही हैं वो जो है ना जरा नेचुरल है और उसमें जो खुद रोहित रेड्डी का जो फोन पे बात कर रहे हैं वो खुद माइक लगाए हुए हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हुकूमत तक पहुंच चुकी है। उसके बाद हुकूमत इनको पाबंद की है। देखिए, ये लोग अगरचे कामयाब हो जाते तो ना कि ये 4 जाते हैं बल्कि और क्या जाते पता नहीं। और अभी हमारे फाजिल दोस्त जो है ना एक शेर को तोड़ मोड़ के जो है ना हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं उनको एक जवाब दूंगा कि नशे में पे नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि खुद बिजली गिरते गिरते बेजार हो जाए। अभी तो हमारी शुरुआत है तेलंगाना से, हम एक नए सिरे से डॉक्टर आर.एस. परवीन की क़यादत में इतने कम वक्त में हमने अपनी इनिंग में स्टार्ट लिया है। तो अभी तो हम ये काम पूरी रियासत में बिलखुसूस तमाम लोगों को बताएंगे, क्योंकि 90% जो बहुजन है ये जब बीएसपी की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे टीआरएस की जमानत बचेंगी ना बीजेपी की जमानत बचेंगी। अभी उनको समझाने की जरूरत है। वो इतने तवील अरसे से वो गुलामी की उनके जहनों पे जंजीरें हैं और वो इतने डरे हुए सहमे हुए हैं। उनको एक हिम्मत देने की जरूरत है, उनको इल्म देने की जरूरत है, उनको एक जो है ना साथ लेके चलने की जरूरत है। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तिफ्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी सर, अब कौन घुटनों के बल चल रहा है और कौन बच्चा है, इस ताल्लुक से आप सब जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो इस कदर कमज़ोर है, फिलहाल तो कमज़ोर है सर, लेकिन उसको फिलहाल तो वो घुटनों पे चलने के बराबर ही है। लेकिन अब मैं सीधे सवाल के साथ इस तरफ जोड़ता हूं सर, 10 बजे तक पोलिंग हुई, बीजेपी ने एतराज़ क्यों नहीं जताया सर? किस बात का? ज़िमनी इंतखाबात के अंदर बीजेपी के ये जो इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं,
10 बजे तक यानी कि ये पोलिंग होती रही और बीजेपी ने उस पर एतराज़ नहीं जताया, और उसके बाद मुनगोडू के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के जो खदशे जाहिर हो रहे हैं, प्रजा शांति के उम्मीदवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मशीनों के साथ आने वाली जो गाड़ी का रास्ता है वो भटकने का इल्ज़ाम लगाकर ये कहा कि इसके अंदर एक साजबाज टीआरएस और बीजेपी के साजबाज के साथ कुछ धांधली हुई है। देखिए आप, टीआरएस के साथ बीजेपी की साजबाज कैसे हो सकती तो फिर बीजेपी ने इतराज क्यों नहीं जताया सर इतनी देर तक? देखिए आप, बीजेपी की नज़र में शायद नहीं आया होगा, अगर आता तो ज़रूर एतराज़ जताती, नहीं जताने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बाद में शायद मंजर आम पे आया है। अगर इमीडिएट आता तो बराबर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता, क्योंकि बीजेपी भी तो चुनाव लड़ रही है वहाँ पर, तो बीजेपी कैसे खामोश बैठ सकती? सर के पाल ने जिसको बरहमी जाहिर की, आज ही की बात है, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए, जबकि 3 नवंबर को इंतखाबात हुए, 4 नवंबर को क्यों रायशुमारी नहीं की गई। और उसके ये बात कहते हुए उन्होंने केसीआर पर बीजेपी के साथ साजबस का इल्जाम ये लगाया कि ये दोनों की कुछ मिली भगत है और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैलेट पेपर पे तो इंतखाबात हो नहीं रहे हैं जी, ईवीएम पे हो रहे हैं, तो वो गैर ज़रूरी बात है। और रहा मसला हमेशा इमीडिएट चुनाव के दूसरे दिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें 2 दिन का गैप इसलिए दिया जाता है कि कोई एतराज़ात होते हैं, कहीं पे रीपोलिंग होती है, कहीं पर कुछ होता है, तो इसीलिए 2 दिन का गैप, यानी एक प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन का। तो शायद वो जी पॉल को ये नहीं मालूम होगा, ये गैर ज़रूरी बात है ये, क्योंकि 2 दिन के बाद 2 दिन का गैप देना ज़रूरी है उसमें। आप हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव होते हैं, यहीं की बात नहीं है, कहीं भी होते हैं, चाहे ये तो बाई इलेक्शन है, जनरल चुनाव में भी 2 दिन का गैप कंपलसरी देना होता है। ठीक है सर, अगर टीआरएस कामयाब होती है सर, अगर टीआरएस कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में केसीआर क़ब्ल अज़ वक्त जो असेंबली के इंतखाबात हैं वो करवा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क़यास आराइयों का एक बाजार गर्म होता जा रहा है कि इस वक्त अगर टीआरएस कामयाब हो जाती है तो वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों की ख़यास आराइयाँ हैं। ख़यास आराइयाँ तो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के करते हैं, लोग जो है ख्वाब व ख्याल में कुछ सोचते हैं और बोलते हैं। कामयाबी ऐसा नहीं है अगर टीआरएस कामयाब होती है, सच और हकीकत ये है टीआरएस ही कामयाब होगी। मसला ये है कि बीजेपी के या बीजेपी के बी टीम के कुछ भी काम करने से सिर्फ टीआरएस के मार्जिन पे असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन टीआरएस की कामयाबी डे ऑफ 1 से, इलेक्शन के डिक्लेरेशन से, जब से आज तक भी तय है। आप देखेंगे पहले राउंड से अभी तक के भी टीआरएस मामूली ही सही पर अपनी लीड जारी रखे हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबके साथ विवाद सबका विनाश, तो ये जो है पूरी अपनी खुद की पार्टी का सर्वनाश कर रहे हैं। और जैसा हमारे दोस्त ने कहा कि बहन जी मायावती का भी एक जो है नारा था, वो नारा ऐसा बदल चुका है, अब सर्वजन बीएसपी को हटाए, सर्वजन हटाए, सर्वजन छुटकारा पाए। बीएसपी से सर्वजन हटाए, सर्वजन सुखाए, ये नारा था, तो सर्वजन ने हटा दिया है बीएसपी को और सर्वजन जो है छुटकारा पा रहा है। कभी पलट सकता है सर, ऐसा नहीं कि कमजोर, देखिए पलटने दीजिए, ऐसा नहीं है। पॉलिसी और काम करने की जरूरत है, आवाम की खिदमत। टीआरएस ने भी जब अपनी बुनियाद रखी उस वक्त टीआरएस के पास एक एमएलए भी नहीं था, खुद केसीआर साहब ने रिजाइन कर मैदान में उतरा था। आज जब बीआरएस पार्टी बनती है तो लोग कहते हैं कि एक छोटे से 29वें स्टेट में आप हुकूमत चलाते हुए पूरे हिंदुस्तान की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ी पार्टी है, हम बहुत छोटी पार्टी हैं। ये बड़े बड़े पार्टियां हैं बीएसपी और बीजेपी, इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ, हमारे पास कोई हाईकमांड नहीं है, हमारी हाईकमांड आवाम है। पहले हमारी हाईकमांड तेलंगाना की आवाम हुआ करती थी, अब हमारी हाईकमांड पूरे हिंदुस्तान की आवाम है। आवाम की तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद और आवाम की मंशा के मुताबिक जमहूरियत के बका के लिए ना तो कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना किसी किस्म का वोट का खरीदी जाएगा, ना एमएलए को खरीदा जाएगा। अगर खरीदा जाएगा तो लोगों के दिल को खरीदा जाएगा, खिदमत के जरिए से लोगों के जो है जहनों पे हुकूमत की जाएगी, उनकी जो है राहत पहुंचाकर। ये काम केसीआर साहब ने अमली तौर पर पिछले 8 साल में तेलंगाना राष्ट्र समिति में करके बताए हैं, वो आगे पी करके बताएंगे। जी सर बताइए। हमारे मुखी चंदा साहब की बात पे ज़रा हंसी भी आई मुझे। खरीदो फरोख्त की आदत नहीं है। 2014 और 2018 भूल गए। बीएसपी के 2 एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, टीडीपी के एमएलए पार्टी में शामिल हो गए और पब्लिक जिस
टिकट पे उनको चुन के लाई थी बीएसपी या कांग्रेस या टीडीपी, वो रिजाइन भी नहीं करे, मिनिस्ट्री भी मिली उनको। फिर 2018 देख लीजिए। हाँ सर, ये बात है। कांग्रेस इल्जाम खरीदो ये भी लगा है कि फरोख्त पहले तो कांग्रेस यहीं से के चालू MLAs हुई। को खरीदा गया, फिर आवाम के एतराज पर, दीगर पार्टियों के एतराज पर ये कहा गया कि ये लोग देखिए, कांग्रेस से मैं आपको खुद इसका अपनी जवाब पार्टी में दूंगा। शामिल हुए। मैं आपको इसका एक जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल करना बनता है और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम हिंदुस्तान की क़यादत करने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कोनेरू कोनप्पा और जनाब इंदिरा किरण रेड्डी साहब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वो बीएसपी के उम्मीदवार थे। बिल्कुल बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो इलेक्शन के टिकट लेने के दिन बीएसपी ज्वाइन किए थे। किस दिन ज्वाइन किए थे? जिस दिन उनको टिकट चाहिए था। उनकी अपनी जमातों ने अरे बोलने दीजिए भाई, तुम्हारे पास खुद जो है खाली तुम, उनकी अपनी जमातों ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो एक टिकट लिए हैं। ऐसा नहीं है उनकी आइडियोलॉजी पर वो जीते हैं, वो अपने आप के बल पे जीते हैं। अगर इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर हाथी के निशान पर जीते हैं तो इंदिरा किरण रेड्डी साहब के बाद में जब 2018 में इलेक्शन हुए तो क्यों बीएसपी के उम्मीदवार को 1000 वोट नहीं आते वहां पर, जहां पर 2014 में क्या वो हाथी के निशान से जीते नहीं जीते? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ये मानता है या नहीं मानता? किस जमात से वो जीते हैं? देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो सीट कब लिए, उनका क्या मुकाम था। जीत तो दर्ज करवाई थी। आप ऑफिशियली देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब का दूसरा मरहला मैं बोलूंगा। आप खामोश रहिए, सवाल मेरे से किया गया है, मैं पूरा जवाब दे दूंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। सर मुकेश सर, एक मिनट, हाँ बोल लीजिए। बीएसपी का छोड़ दीजिए अब आप जी, कांग्रेस की और टीडीपी की बात करिए आप। वो एमएलएस को क्यों लिया आप? एक उम्मीदवार बता दीजिए। इसके लिए मैं कह रहा था कि सवाल मुझसे किया गया है, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं बीआरएस का सिपाही हूं। आवाम के साथ धोखा देना, छल कपट करना हमारी फितरत में और हमारी ईमान में नहीं है। हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल आया करेंगे और बात को साबित भी करेंगे। आप ये समझिए, जो कांग्रेस से उम्मीदवार आए हैं, एमएलएस आए हैं, जो टीडीपी से आए हैं, हमने किसी को एकनाथ शिंदे नहीं बनाया। हम किसी की हुकूमत और किसी का तख्ता पलटाकर किसी बागी को नहीं बिठाया। किसी को ईडी और आईटी और इनकम टैक्स, तरह तरह के सीबीआई झूठे सच्चे केसों के नाम पर डरा धमका कर हमने वो पार्टी से निकालकर ये पार्टी में नहीं कराया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पार्टी के 33% एमएलए अगर वहां से निकलकर आइडियोलॉजी भी अगर उनकी है उसके खिलाफ चाहते तो कानून है, कानून की शक्ल में अपनी पार्टी को वो दूसरी पार्टी में इंतजाम कर सकते हैं। एमएलए से अगर आइडियोलॉजी के साथ दूसरी पार्टी में अगर जाना चाहे, कोई दूसरी पार्टी वाला खरीदे, तब ये सोच की तो आप ये समझिए, हुकूमतें गिराने के लिए ये अमल नहीं हुआ। वो लोग अपने इलाके में तरक्की के लिए देखकर, केसीआर साहब की पॉलिसी को देखकर वो लोग आना चाह रहे थे तो उन्हें लिया गया। उनके लेने से हुकूमत के बनने और बिगड़ने पे कोई फर्क नहीं। आप इस बात पे एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की हुकूमत को बदला दिया गया। रातों रात जो नायब वजीर था उसको वजीर आला बना दिया गया। आज आप एंकर है, कल मैं कुछ साजिश कर बगावत करके आपको ओनर बना दूंगा ये टीवी चैनल का। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये एंकर तो हमने जो किया, एंकर को हो सकता है एक टीवी चैनल से निकाला, दूसरी टीवी चैनल में लगाया। एंकर तो एंकर ही है। आपकी पार्टी और आपके जो नेता वगैरह हैं, आप उनके ताल्लुक से यही सोचेंगे कि इन्होंने एक आइडियोलॉजी को अपने पस मंजर में रखा। सोच की बात नहीं है जनाब, मैं हर कोई वही सोचेगा ना, जो सर की आंखों से नजर आ रहा है, पर उंगली उठाएंगे, आप अपनी पार्टी को जैसे सेव करेंगे, ये बात इंसाफ नहीं। आवाम ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मैं नतीजा देख रहा हूं कि सीधा सुपड़ा साफ हो गया है। 80% वोट आज जो है बाला उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी को, शिवसेना को मिल रहे हैं। 80% वोट जो वोट इस्तेमाल होते हैं, अभी और कई एक राउंड बाकी है। आवाम ने करारा जवाब दिया है, ये बताया है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी, ये तुम्हारी सियासत, ये तुम्हारा राज, अब तक तुमने गुजरात के लोगों को भी बेवकूफ बना लिया। अब ना तो गुजरात का आवाम बेवकूफ बनने वाली है, ना हिंदुस्तान की कोई आवाम बेवकूफ बनने वाली है। अब इनका इस पर रोक लगाई जाएगी और इसका मुंह तोड़ जवाब इन्हें मिलेगा। अबरार साहब जी, दावे तो बड़े खूबसूरत कर रहे हैं जिनको सुनने के से कान खुश हो जाए और अल्फाज भी जो है ना बड़े शीरी हैं। मैं अमल की बात पूछता हूँ। अमल पिछले जब हम महिमनगर के एमपी के से मुकाबला करते हुए 4 महीने में 12% का रिजर्वेशन हम देंगे, मैं भी सफर में साथ था, मैं उसका गवाह हूँ। मैं किसी सुनाई बातों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 12% का हम रिजर्वेशन देंगे। आज कितने साल हुआ गवर्नमेंट में आके, उसके बाद जो वादे
निज़ाम मेरा जो ना बादशाह है, और निज़ाम आपने जैसे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके मुसलमानों के दिल को मलगूब किया, मुसलमानों ने एतमाद किया, और फिर उसके बाद आपके जब दौरे हुकूमत में आप आए तो सबसे पहले वक्फ जायदादों पे हमला, लाइंको हिल्स की जो जायदाद है 1654 एकड़ जमीन के बारे में आप उस वक्त में दावा किए, लगड़ा पार्टी राजगोपाल के खिलाफ आप जो ना कोर्ट में अर्जी दाखिल किए, और फिर उस वक्त में ये वादा किए कि हम हुकूमत में आएंगे तो एक एफिडेविट के जरिए हम ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करेंगे और ये बताएंगे कि ये जमीन जो है ना ये जायदाद वक्फ की है, हम वक्फ के हवाले कर देंगे। जबकि वो हाई कोर्ट में उसका फैसला वक्फ बोर्ड के हक में आया और उसकी फरीक हुकूमत थी, उसके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केसीआर साहब इस केस को रुजू करते हैं और वक्फ बोर्ड के जो है ना लॉक रूम को रिकॉर्ड रूम को लॉक करते हैं और वक्फ बोर्ड के जो वकला है उनको बदल देते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है। वो जायदाद जो है ना हुकूमत तेलंगाना की कहलाती है। ऐसे कई वादे हैं। आप जो है ना इस्लामिक सेंटर की बात किए, आपने दरगाह जो है ना जहांगीर पीरा के लिए 50 करोड़ का करते हुए 100 चिल्लर बकरे काट के बड़ा हंगामा तमाशा किए। आप अजमेर में रूबात की बात किए, और जो है ना आप एक 12 यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं दिए, और मुस्लिम आपके जो वादे तो बहुत पार्टियां करती है सर, आप किसी एक पार्टी को वादों के अलावा बहुत सारी पार्टियां बातें करती हैं। पिछले 75 साल में जो माहौल बना रहा, वो चाहे हुकूमत कांग्रेस की रहो या टीडीपी की रहो, उन्होंने उतना पीठ में खंजर नहीं घोपा जितना टीआरएस पार्टी ने घोपा। और जो मसाजिद की शहीद करने का मामला है, और आप ये लोग जो आज मुस्लिम कायदीन जो टीआरएस पार्टी के आप जो मनुगढ़ में भी काम किए और आप एतमाद कर रहे हैं, आपके साथ कहां से इंसाफ हुआ? आपके कौम के साथ कहां से इंसाफ हुआ? एक ऐसे काबिल शख्स को जो है ना ओहदा दे दिया गया है। आप उससे बताइए कौम कितना मुस्तफीद है। आप एक डिबेट रखिए कौम से, लाइव आप रिकॉर्ड माइक लेकर के जाइए, आपको पता चलेगा कि देखिए आपको आपकी काबिलियत की बुनियाद पे नहीं दिया गया मुकाम, आपको एक कौम के नुमाइंदे होने की हैसियत से आपको एक मुकाम दिया गया है, और आपने अपनी जात को, अपने अतराफ के माहौल को रंगीन कर दिया, सुनहरा कर दिया, और आपने तमाम कौम को एक मायने में गिरवी रख दिया। तो सर हनीफ अली सर, कांग्रेस के कायद निरंजन ने भी कहा था 12 कांग्रेस के अरकान असेंबली के अलावा पी रवि कुमार को खरीदने का इल्जाम लगाया। अब जमहूरियत की पामाली का मातम मना रहे हैं। जी ठीक है। इस वक्त मैं नाज़रीन को इस वक्त जो अपडेट है वो बता दूं। मैं इस वक्त छठे राउंड के बाद टीआरएस 38,521 पर है, राजगोपाल रेड्डी हैं 36,352 पर, कांग्रेस की पलवाई स्रवंती हैं जो 12,000 चिल्लर पर चल रही हैं, 12,025 पर चल रही हैं। अब इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अतीकुर रहमान जुड़ गए हैं। सीधे हम आपको वहीं पे लिए चलते हैं, उनसे बात करेंगे। जी अतीकुर रहमान साहब, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी आ रही। जी बताइए, वहाँ पे क्या इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है? वहाँ पर किसके जीत के ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं, और आवाम का वहाँ पर किस तरह का रद्द-ए-अमल मिल रहा है? जी और हल्का संगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात में जो है आज गिनती शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे गिनती शुरू हुई। 6 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसके अंदर टीआरएस को जो है तकरीबन 32,505 वोट मिले हैं, और बीजेपी को जो 30,974 वोट मिले हैं। कांग्रेस को कौन से राउंड की बात कर रहे हैं आप? 6 राउंड की। टीआरएस जो है अब टीआरएस जो है अभी 2,169 वोटों से आई है, और उम्मीद भी यही दिख रही है कि जो है टीआरएस जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह टीआरएस की जो है मेजॉरिटी, टीआरएस की जो है लीड आगे बढ़ते रहेंगी। यही समझ में आ रहा है। फिलहाल 6 राउंड की गिनती जो है मुकम्मल हो चुकी है। और ये जो नताइज जारी होने के लिए इतनी ताखीर क्यों हो रही है वहाँ पे? जो नताइज जारी हो रहे हैं उसके लिए इतनी ताखीर क्यों हो रही है वहाँ पे? इतनी लेट क्यों हो गया? हाँ जी, 8:30 बजे शुरू होना था, 12-1 बजे तक जो है गिनती खत्म हो जाने के इम्कान थे, लेकिन वो सुस्ती के साथ जो है चल रही है, जिसकी वजह वो हम जो कलेक्टर से पूछने से वो कुछ भी उसकी वजह नहीं बता सक रहे। जो है 1 बजे तक की गिनती मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अभी फिलहाल 6 राउंड की गिनती मुकम्मल हुई है, अभी 9 राउंड अभी बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप हमारे साथ जानकारी देते रहिए। बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं हनीफ अली सर से मैंने एक सवाल किया था। सर अभी जो सर एमएलएस के खरीदने के बारे की जो बात हुई, आपने कांग्रेस पे जो
टीआरएस पर इल्जाम लगाया था कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के कायद निरंजन ने भी 12 कांग्रेस के अरकान असेंबली के अलावा पी रवि कुमार को खरीदने का इल्जाम लगाया है टीआरएस पर। तो वो तो सच लगाया है ना इल्जाम। वो तो इनकार कर रहे हैं सर। ये देखिए आप 2014 की लिस्ट ले लीजिए, कांग्रेस से कितने जीते थे, टीडीपी से कितने जीते थे और बीएसपी टीआरएस से। करिए वो अपने खुद ही से अपने वो पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, वो अपनी मन से शामिल हुए, पार्टी रिजाइन करना है, पहले तो पार्टी रिजाइन करना जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ आपको अवाम ने उस पार्टी को वोट दिया था, कांग्रेस को दिया था या टीडीपी को दिया था, तो आप एमएलएशिप रिजाइन करके फिर पब्लिक के अभी बीच जो में हालिया जीते स्कैम हैं। टीआरएस एमएलए का हुआ, आप उस पर क्या करेंगे सर? अरे देखिए, आप वो भी उसमें से 3 एमएलए कांग्रेस से आए, सो इनके नंद पास। कुमार की जो अहलिया है सर, उन्होंने केस क्यों दायर किया? किसने? नंद कुमार की अहलिया ने। किस पे केस दायर किया? यही ये सारा कि टीआरएस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कि टीआरएस के एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। फिर नंद कुमार की अहलिया ने सुनिए। ये केस दायर कर दिया कि ये सब झूठ है। सुनिए, बीजेपी को खत्ते जरूरत नहीं है। बीजेपी की एक पॉलिसी है जो टीआरएस की नहीं है। हमारे पास आना है तो पार्टी के साथ साथ आप जो मुंतखब होके आए हैं वो भी रिजाइन करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मुनुगुडू का जो असेंबली इंतखाब हो रहा क्यों होता? क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। यानी कि सिर्फ एक मुनुगोडू के जिमनी इंतखाब उससे के लिए पहले इतना सारा ड्रामा कैसे रचा जा नहीं, सकता है? देखिए, उससे पहले इटला राजेंद्र की भी मिसाल ले लीजिए, वो भी रिजाइन करे एमएलए, फिर बीजेपी के टिकट पर चुन के आए। तो बीजेपी का ये उसूल है कि अगर आप कोई पार्टी छोड़ते हैं, और देखिए आप ये सब तमाशे की हमारे को जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, अगर बात करना है तो जैसा केसीआर साहब आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं, हम भी डायरेक्ट एमएलए से बात कर सकते हैं। ये सब छुपा छुपी की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे साथ आओ, ये पैसों का लेन देन की बात करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ आओ, हमारे पार्टी में मिलो, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि हम तो हुकूमत गिराने के लिए नहीं ले रही, बल्कि हम पार्टी में लाएंगे। जैसा आज मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी ने भी इल्जाम लगाया था सर, बीजेपी जैसो खैर जब बीजेपी हुकूमतों को गिराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की हुकूमत नहीं है। सुनिए, यहाँ पर गिराने का क्या सवाल पैदा होता, पहले बताइए। हमारे एमएलए कितने हैं? कितने सर, MLA सुर्खियों में हमारे? महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे वगैरह जो देखिए लोग आप थे, उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ रहा है, ऐसे इल्जाम हैं। सुनिए, महाराष्ट्र की बात टोटल डिफरेंट है। शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, अलायंस में चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से शिवसेना ने खेल खेला, यानी उनके पास सीट ही नहीं थे, 3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाई, तो वहां पर हकदार तो हम हैं वहां पर हुकूमत बनाने के। जो भी शिवसेना गेम खेली थी, और शिवसेना के जो एमएलएस थे, वहाँ की जो पॉलिसीज है, यानी कांग्रेस के और आपके एनसीपी के, वो पॉलिसीज के से नाखुश थे वो, क्योंकि उनको वहाँ पर सूट नहीं हो रहा था। तो जो निकलना था वो एकनाथ शिंदे के साथ निकले और हमारे साथ, हम दोनों मिलके हुकूमत गिराए, तो ये बनाए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो शिवसेना के एमएलए को निकाल के हम बीजेपी में तो नहीं मिला लिए। बीजेपी कुछ ऑफर देती है सर, राजगोपाल रेड्डी को 18,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया राजगोपाल रेड्डी को, ये इल्जाम लग रहे हैं। सुनिए, और इसी की बुनियाद पे वो सोना एक खवातीन को 1-1 तोला सोना देने की जो बातें की गई है, फिर आवाम जो है पोलिंग बूथ के पास आकर के सीधे वोट देने से ऐसे साफ इनकार कर देना कि राजगोपाल रेड्डी ने हमें 1 तोला सोना देने का वादा किया था, जब तक सोना नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे। सुनिए जी, 1 तोला सोना भी टीआरएस बाटी, वाह, पोलिंग के दिन भी पैसा टीआरएस बाटी, शराब भी टीआरएस बाटी, चिकन भी टीआरएस बाटी, और स्टेज से ठहर के दीदी ओ दीदी भी टीआरएस बोली। नहीं, वो तो हम वो इलेक्शन की मीटिंग है, वो दीदी भी बोल रहा है, और 40 दादा भी बोल रहा हमारे है। टच में है, वो भी टीआरएस बोली। कौन सा? देखो टच में है, बिल्कुल हम बोल रहे हैं ना, यानी टच में। देखिए आप टच तो में बराबर रख सकते हैं। जेपी नड्डा के एक जलसे का एक तारीख मुतय्यन हो चुकी थी, अमित शाह के लिए जलसे की तैयारियां चल रही थी, क्यों कैंसिल किया गया सर? देखिए आप, कोई जरूरी नहीं है हमारे को, यानी कि पहले बीजेपी जान चुकी थी कि वो हम उसके मुकाबिल नहीं है कि हम हार जाएंगे। देखिए आप, क्या हार के इम्कान नजर आए? नहीं, हार के इम्कान कोई नजर नहीं आए। आज भी हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, जिस तरीके से आप जैसा बताए कि सेमीफाइनल है, मुल्क में मुख्तलिफ असेंबलियों के चुनाव हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के, तो कई जगह पे बीजेपी आगे चल रही है, और शायद यूपी तो जीत चुकी भी है, यूपी का ये चुनाव तो जीत भी गई है। तो देखिए ये ज़िमनी जो चुनाव होते हैं वो सेमीफाइनल नहीं होते, जी,
जनरल चुनाव जो होते हैं उसी में सब तय होता लेकिन है। अवाम की जहनियत तो जाहिर होती है ना सर इस अवाम- चीजों से कि देखिए, अवाम किस कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहती है। एक चीज बता अवाम दो, की जहनियत एक का अंदाजा चीज- इस बात से लगाया जाता है। जिमनी चुनाव का एक चीज मैं आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी इसी फील्ड में गुजर गई मेरी। जिमनी चुनाव में ये तमाम जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपनी तमाम मिशनरी झोंकती है उसमें, और तमाम स्टेट के जितने वर्कर्स हैं उनको झोंकती है। स्टेट में जितने एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब वहीं लग जाते हैं। तो वहाँ पर जब गवर्नमेंट मिशनरी पुलिस का जो रोल था वहाँ पर, पुलिस जिस तरीके से काम करी है वो टोटली समझो बरसर इख्तियार पार्टी को सपोर्ट करती है, और वो वहाँ हुआ। बीजेपी वर्कर्स को मारा गया, और जो बीजेपी के सिंपथाइजर थे और जो बीजेपी को वोट डालने वाले थे, टीआरएस के कारकुनों को भी मारा गया सर। बीजेपी के साथ देखिए टीआरएस के आप, कारकुनों के साथ भी वो- कंपेनी देखिए बनाती आप, हुए वो- चंडोर के अंदर हुए और एक दुका मुकामात पर हुए सर ऐसे वाकयात। छुटपुट है वहाँ, जी। वो छोड़ दीजिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर पूरा देखेंगे, तो जो बरसर इख्तियार होता है वो रोल जो अपनाना था वो अप्लाई, जी उसके बावजूद भी हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो हमारा जो है, हमारा जिस तरीके से मिशन है, हम किसी को खरीदो फरोख्त हमारे पास नहीं होती है। हमारे पास जो आता है वो पब्लिक के मैंडेट पे आना है। आज अबरार भी साहब, घोड़ा महारा। अबरार साहब, साबिक में ये हल्का कांग्रेस और सीपीआई का रिवायती हल्का भी रहा, लेकिन इस मरतबा सीपीआई और सीपीएम ने टीआरएस का साथ देने का जो ऐलान किया था, आप इसको किस हद तक ले जाएंगे सर? ये क्या असेंबली इंतखाबात तक भी होगा या फिर इसी हद तक ये अपना साथ को तोड़ देंगे? देखिए, टीआरएस का किसी के साथ मुस्तकिल रिश्ता नहीं रहता है। 2004 में वो कांग्रेस के साथ अलायंस थे, 2009 में वो महाकुटुंबी के नाम पे उस वक्त के जो हरीफ तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और सीपीआई सीपीएम के साथ 2009 में रहे। तो ये मुस्तकिल किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ते। और बिल्कुल इस मौके से मैं अपना फ़ायदा उठाते हुए अपनी कौम से बात मुंसलिक गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। अब जो टीआरएस पार्टी की जो तस्वीर है, अगर हम बीजेपी को अपना खुला दुश्मन मानते हैं तो टीआरएस को भी जो है ना हमारा छुपा हुआ दुश्मन मानते हैं। क्योंकि टीआरएस पार्टी की जानिब से जो मुसलमानों के साथ बिलखुसूस जो मामलात रहे हैं वो हर एक के सामने आया है। खास करके अखिलियती डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और एक वक्फ बोर्ड का जो बहुत ही बड़ा सीईओ का एक जिम्मेदाराना ओहदा होता है, और उस ओहदे के लेकर के भी जो ना दुनिया की रस्साकशी चल रही है। एक आईपीएस शाहनवाज कासिम जो एक आईपीएस हैं और उनको हटाने के लिए जो नत नई हरकतें कर रही हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, हुकूमत का मंशा क्या है, मौजूदा चेयरमैन का मंशा क्या है और मेम्बरान का मंशा क्या है? क्या वो आदमी उनके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है? क्या वो मजबूत आदमी होने की, मुझे ऐसा नहीं मालूम कि उनके बारे में मैं तस्दीक से तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक गुमान है। क्या वो एक मजबूत आदमी होने की वजह से, एक आईपीएस होने की वजह से, एक पुलिस डिपार्टमेंट का ओहदा रखने की वजह से, क्या वो इनके मकासद में वो रुकावट बन रहा है? और फिर ये सब कुछ होता है और मुनगुड़ में जा कर के इस रियासत के जो है ना होम मिनिस्टर वहाँ जाके वफ़ के मामलात को हल करने का वादा करते हैं। क्या भाई पूरी रियासत में मुसलमानों के मसाइल सिर्फ मुनगुड़ में है क्या? क्या मुनगुड़ के ही जो है ना मसाजिद के साथ में जो है ना मसाइल है, वहीं पे मौजन की ईमान का मसला है, वहीं पे जो है ना सहूलियतों का मसला है। और ये करप्शन का ये हाल हो गया कि मस्जिदों को तक पैसे दे रहे हैं। एक मस्जिद को 20 समस्ता नारायणपुर में 3 मसाजिद है, 3 मसाजिद में एक बड़ी मस्जिद है और एक छोटी मस्जिद है और एक जो है ना सराय की मस्जिद है। तो सराय की मस्जिद के जिम्मेदार फोन करके बोलते हैं कि भाई हमारे जो पैसे हैं वो हमको नहीं मिले। तो ये इस तरह जो है ना रिश्वत का मतलब तकसीम का आलम ये हो गया कि मस्जिदों को भी इसके दायरे कार में ला लिए। ये मुसलमानियत है, ये मुसलमानियत है कि आप मस्जिदों को भी रिश्वत दे रहे हैं, आप वोट की कैंपेनिंग के लिए उनको जो है ना उसका जरिया बना रहे हैं। और यहाँ पे अब जो लोग यहाँ पे मौजूदा मुसलमान जो टीआरएस पार्टी से वाबस्ता है उनके साथ क्या इंसाफ होगा? 21 एमएलसीज के जो सीटें पुर की जाती है उसमें एक मुसलमान को जो है मौका नहीं दिया जाता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए एक मुसलमान को मौका नहीं। क्या इस मुसलमान को क्या आप वोट बैंक समझ रहे हैं यहाँ पे, या मुसलमान को के साथ सिर्फ दिल बहलाने यानी पेट पे पूरियां बनने वाला काम कर रहे हैं? भाई तमाम जो है ना डिपार्टमेंट में एक जगह चेयरमैन डालते हैं उर्दू एकेडमी में, जो उर्दू से नावलीद है वो उर्दू से वाकिफ नहीं है। ये आप क्या चाह रहे? आप दोस्ती कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, गला घोट रहे? आप उर्दू का आज जो है ना सहाफ़ी जो है ना अपना रोना रो रहे हैं कि भाई हमारी जो है ना सहाफत की जो उर्दू एकेडमी से जो सपोर्ट होना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अरे धरने हो रहे हैं वक्फ बोर्ड पे, फिर अब क्या करना, कैसे एतमाद करे?
तो अभी कम से कम आंख खोलो, जान जाओ इनके मंशों को, और आगे आने वाले हम 2023 के इलेक्शन में मुसलमानों के परसेंटेज के हिसाब से 12 से 14 मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे। टीआरएस पार्टी जो है ना, एक शकील अहमद जो बोधन से एमएलए है, उनके अलावा किसी को नुमाइंदगी नहीं देती। एक इनायत अली आखिरी को तो खानापुरी के तौर पे नुमाइंदगी देती है, जबकि वो मुंसलिक है चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको देते हैं बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जबकि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं उसका बड़ा तादाद जो है ना चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अगर आप मंशा का उनको जिताना ही है, मुसलमानों को सीट देना ही अगर मकसद होता, तो वो जगह से उनको नुमाइंदगी देते जहां से उनको जो है सपोर्ट है, साबिक में भी वहां से कॉन्टेस्ट कर सके। ऐसे कई चीजें हैं कि मुसलमान कायदीन को, बिलखुसूस टीआरएस के मुसलमान कायदीन को अब तो भी कम से कम होश में आने की जरूरत है। वो लोग जो है ना वही जो ठीक है, हम मुनगोड़ के मुद्दे पे वापस आ जाएंगे सर। मुखी चंदा साहब, राजगोपाल रेड्डी के मुताबिक चौटपुल में उनकी एक कई उम्मीदें थी कि वहां से वो एक भारी अक्सरियत के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो वहां पे आगे नहीं बढ़े। क्या वजह है सर कि वो उनका एक जाती मंडल था, उनका खुद का मंडल था, फिर उसके बावजूद वो इतने कम वोटों के साथ वहां से आगे चल रहे हैं? मैं हैरान हूं कि उनको इतने ज़्यादा वोट कैसे मिल गए वहाँ पर, जी। क्योंकि उसके ऊपर हमको तज्जिया करने की ज़रूरत है। वो बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े वो तो बहुत ज़्यादा सोचे थे। तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ख़रीदो फरोख्त का बहुत ही भयंकर जाल उन्होंने बिछाया था, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझ रहे थे कि उनको वोट आएंगे। हम ये समझ रहे थे कि आवाम में जो उनके ताल्लुक से नफ़रत का माहौल है, उसको देखते हुए उनको वोट कम पड़ेंगे, लेकिन नफरत की जगह कुछ ना कुछ दौलत ने काम किया है, जिसकी वजह से उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। और वोट बढ़ने की वजह से मैं ये समझूंगा कि वो जीत तो नहीं सकते हैं, आगे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कुछ लोगों को मुतासिर करने में वो कामयाब हुए हैं। और कामयाब होकर मेरी नज़र में ये जो वोट्स उनको आए हैं ये बेहतर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि चौटुप्पल में इतने वोट उन्हें कैसे मिल गए। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तबरेज ताज भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। जी डॉक्टर तबरेज ताज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरी, आ रही है आपकी आवाज। जी बताइए, आप इन तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं, जो रुझाना थे, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? किस पार्टी के नताइज को आप खुशाइंद कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, जी, एक साथी होने के नाते तो पूरी तरीके से तैयार जाने कराना प्रक्रिया करता हूं। मगर जो तेलंगाना के मुनगौर का असेंबली हल्के का चुनाव देखा गया, ये जो है जमहूरियत के लिए भी बड़े मानसी सवाल रखता है, क्योंकि जिस आजकल जो हम मीडिया में आ रहे रिपोर्टों को देखिए, तो ये कितने जो रकम वहां पर खर्च की गई है, जो वोटरों को लालच दी गई है, चाहे की शक्ल में जो खबरें आ रही हैं, अगर वो खबरें सही है, न्यूज जो आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट अगर वाकई वो मीडिया रिपोर्ट अगर सही है, तो इस जमहूरियत के लिए तरह के खत्म के खैर तो इंतखाबी अमल होगा। अब जो नतीजा आ रहा है, ये जो नतीजे जो आप देख रहे हैं, तो दो पार्टियां, एक तो स्टेट में जहाँ तेलंगाना में टीआरएस है, और दूसरी जो बड़ी जमात मरकज में भी जमातों के दरमियान आने का मुकाबला अब तक जो पहले से आखिरी राउंड तक के जो 8वें राउंड में भी टीआरएस कम होता है, ज्यादा अच्छी कुछ वोटों के साथ आगे चल रही है टीआरएस। जी आगे चल रही है, लेकिन पासा कभी भी पलट सकता है सर, का पासा कभी भी पलट सकता है, ऊपर वाला नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल एक बात पूरी सुनिए कि मुकाबला जिस तरीके से वो तो अपनी जगह बातें अगर सही है तो आपको देगा। दूसरी रही बात कि ये इंतखाबात के नताइज हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि तेलंगाना में भी टीआरएस इस तरीके से कह रही है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, पूरा मैदान साफ है, करिए। लेकिन अगर ये इनके बारीकी से जायजा लें, तो हमें अगर बारीकी से हम जायजा लें तो ये बातें होगा यहाँ तेलंगाना में भी अपोजिशन हो या जो भी समाज मुकाबला दे रही है, तो टीआरएस के लिए आगे के चुनाव लड़ने रविश है, जो हिकमत अमली वो बदलने की भी जरूरत है। पार्टी जो है वोट दे सके, यहाँ पर दोनों पार्टियां ताकतवर
मुकाबला कहाँ देखा रहेगा। अब अभी कांग्रेस इस पोजीशन पे है, शायद वहां के लोग नहीं की मुकाबला करते। दो पार्टियों के बीच में नजर आ रहा, एक दूसरा जो है बीजेपी। ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ जुमला 15 राउंड है। अब तक नतायज 8 राउंड पे आ चुके हैं। 8 राउंड में सिर्फ जो है स्टेट की जो तेलंगाना राज्य समिति है तो एक मामूली मार्जिन के साथ आगे बढ़, ठीक है। इसलिए नतायज जब 15 राउंड तक चले जाएंगे, अभी 7 राउंड बाकी है, तो जब 7 राउंड तक हम चले जाएंगे तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जीत सकती है, टीआरएस जीत सकती है। अगर रुझानात से ज्यादा मार्जिन अगर ज्यादा होता, किसी को आगे करने वाले पार्टी के एक्सपीरियंस जो रुझानात में अगर मार्जिन तो ज्यादा है हाई में, लेकिन ये रुझानात जो मार्जिन है जो छोटा सा मार्जिन है, इसको ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए, हमें जानकारी देते रहिए सर। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ सर, मैं एक सवाल के साथ में सीधे जुड़ता हूं मैं हमारे अबरार साहब से। सर, बीजेपी की शिकस्त की सूरत में क्या कांग्रेस खुद को टीआरएस के मुतबादिल करार दे पाएगी? अगर बीजेपी हार जाती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे चल रही है, अगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहले नंबर पर नहीं आएगी, वो पहले नंबर पे भी आ सकती है, लेकिन अगर बस एक सूरत में अगर वो हार जाती है तो क्या कांग्रेस खुद को टीआरएस के मुतबादिल करार देगी? देखिए, टीआरएस पार्टी को बिलखुसूस तेलंगाना में दबाने के लिए 2014 से जब से टीआरएस पार्टी जो है ना वजूद में, मतलब एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद में सबसे पहले टीआरएस पार्टी को रास्त उस पर हमला, टीआरएस पार्टी जाम से कांग्रेस पे रास्त हमला हुआ। उनके एमएलए को उन पार्टी से जुदा कर दिया गया और उनकी इतनी मतलब कमज़ोर हालत कर दी गई कि उनको अपोजिशन का भी मुकाम उनसे छीन लिया गया। और फिर उसके बाद हमेशा केसीआर साहब का जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के बिलखुसूस बीजेपी के साथ में बहुत गहरा ताल्लुक रहा। उन्होंने तमाम बिलों पे, वो चाहे 370 हो जाओ या ट्रिपल तलाक हो जाओ, हर चीज़ पे उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। और इनका एक कोशिश रही कि बीजेपी जो है ना तेलंगाना में एक सब्सिट्यूट बन गए, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरे। और वो केसीआर साहब इस काम में किस हद तक कायम हुए, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये WWF का जो है जो जोड़ो कुश्ती है कि ये चाहते हैं कि भाई इधर भी हम रहें, अपोजिशन में भी हम रहें। तो यही उनका ये नजरिया चलता रहा और आज भी उसका नतीजा जो है ना मुनगोड़ में देखने को मिल रहा है, कि जिसकी वजह से कांग्रेस अपना मौकूफ हद तक कम कर दी। कांग्रेस के एमएलए को जिस तरह टीआरएस पार्टी खरीद करती थी, तोड़ती थी, अब बीजेपी पार्टी जो है ना इस वक्त में जिस तरह बेटे का पैर जो ना बाप के जूते में आ जाता है, वैसा ही बीजेपी भी जो ना तेलंगाना में अब अपना एक बाई इलेक्शन जीत लिए वो लोग, हुजूराबाद का भी है और दूसरा जीत करते हैं। अब ये लोग वो ख्याल में आ गए कि हम खुद क्यों इनके साथ अलायंस करें टीआरएस के। देखिए, इनका एक म्यूचुअल अलायंस है, क्यों हम इनके साथ अलायंस करें? हम भी अपनी एक ताकत के तौर पे उभर के जो है ना सामने आएंगे, क्योंकि दीगर रियासतों में हमारी हुकूमतें हैं, जैसा कि गोवा की मिसाल ले लीजिए या महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए, हमने अपने फंड से वहाँ पे हुकूमत बनाई, तो तेलंगाना में भी हम बनाएंगे। तो अब जो उसके बाद से ये फिर बीआरएस और फिर इसके बाद जो नेशनल पार्टी का ये तमाम जो तामझाम जो इस वक्त है, वो नॉट ओनली सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को तोड़ना मकसूद नहीं है, बल्कि जो दीगर हिंदुस्तान के जो दीगर रियासतों में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को कम कर, यूपीए को कमज़ोर करना और एक सेकंड एक थर्ड विंग के तौर पे फॉर्म करने के लिए केसीआर साहब को ये एक मुश्तरका तौर पे एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं। मुखलिस सर, जी सर, बीजेपी की कामयाबी की सूरत में अगर मान लीजिए कि ज़िमनी इंतखाब में मुनगोड़ में बीजेपी की कामयाबी हो जाती है, तो केसीआर अपनी कौमी जमात बीआरएस को वसअत देगी या फिर अपने पैरों को समेट लेगी? पहली चीज़ तो बीजेपी की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है जी। नहीं सर, कुछ ही फर्क है, पासा कभी भी पलट सकता है। देखिए, अभी फर्क बढ़ते जा रहा है, अभी 4000 तक पहुंच गया है फर्क। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि चौटुप्पल में उन्हें उम्मीद थी, उनका इलाका है, जिस तरीके से बीजेपी ने खुद कबूल किया था कि हमें यहाँ पर ज़्यादा वोट आएंगे, यहाँ पर कम आएंगे, तो जहाँ उन्होंने कहा था कि उनको वहाँ ज़्यादा आएंगे, वहीं उनको कम आए हैं। तो जहाँ उन्होंने कहा है कि टीआरएस को यहाँ ज़्यादा आएंगे, अभी तो वहाँ के तमाम खुलना है बूथ की डिटेल, तो उसमें तो ज़्यादा टीआरएस के ही आने के, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये अब एक तरफा हो चुका है मामला। अच्छा। टीआरएस की जीत यकीनी यानी है, कि इस वक्त यकीनी है टीआरएस यकीनी है टीआरएस की जीत एक तरफा है, यकीनी है मामला। आपको कुछ ही लम्हों में उसकी जो है तस्दीक भी हो जाएगी। जी। अब रहा सवाल बीआरएस की वसीयत देने का। बीआरएस को आप किसी इलेक्शन के जीतने हारने से बीआरएस का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से टीआरएस बनाई गई थी उसी तरीके से बीआरएस बनाई गई है। टीआरएस पार्टी ने 2004 में, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने भी कहा, कि कुछ पार्टियों से अलायंस कर कर कामयाबी हासिल की, मरकजी और रियासती सतह पर वजारतों में भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर इस्तीफ़ा भी दिया, फिर मुंतखब हुए, फिर इस्तीफ़ा दिया, हार गए, फिर इलेक्शन जर्नल आया, उसमें हारे, फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया, काम किया, फिर जीते, फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिद्दोजहद की, भूख हड़ताल की, कामयाबी हासिल की, अलहदा रियासत हासिल किया, हुकूमत हासिल की और 8 साल में हुकूमत की तकदीर को बदल दिया। ये टीआरएस का काम है। यकीन महकुम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम वाला मामला है। यहाँ पर किसी एक मामूली इलेक्शन के नतीजे से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि 25-30 हज़ार वोटों से टीआरएस का उम्मीदवार जीतता तो हौसले बुलंद होते मुकामी सतह के कायदीन के, लेकिन केसीआर साहब जो है हौसलों का सरचश्मा है, जो यहाँ से निकल कर जब दिल्ली में हमारे किसान भाई एहतजाज करते हैं और उनकी जान जाती है तो उनको जो है इमदाद की शक्ल में अपने चेक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तेलंगाना हुकूमत जो है यहाँ की आवाम का पैसा, हिंदुस्तान की आवाम का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहाँ तक जाकर खिदमत अंजाम दी है। अभी तो जब वो बीआरएस पार्टी बनेगी तो उसका कैसी कैसी खिदमत वो करेंगे ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक विजनरी लीडर है जिनके पास अपना मकसद है, अपना लाहे अमल है, वो धीरे 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 आवाम पर खोलते जाएंगे और उससे आवाम को मुस्तफ़ीद करते चले जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अपनी डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वक्त यहाँ रुकता हूँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम इसी डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। हमारे इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। जो आज का हमारा जो मौजू है मुनगोड़ फैसला। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है आज उसके नताइज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त काउंटिंग चल रही है और इस काउंटिंग के अंदर टीआरएस आगे है, बीजेपी उनसे थोड़ा सा पीछे चल रही है। और क्या आगे नताइज आएंगे हम आपको इससे ज़रूर बाखबर करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ टीआरएस से मुखी चंदा मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी से आबरार हुसैन आज़ाद साहब हैं और हनीफ अली साहब जो बीजेपी से हमारे पास नुमाइंदे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो इस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से एक सवाल के साथ मैं हनीफ अली साहब के साथ जुड़ता हूं कि सर, इसी तरह के जो ज़िमनी इंतखाबात दुबाक और हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद जो बीजेपी के हौसले जो बुलंद हो गए थे, जो अब जो नताइज इस वक्त देखने को आ रहे हैं, टीआरएस आगे चल रही है, तो क्या बीजेपी के हौसले पस्त हो रहे हैं इस वक्त? देखिए आप, बीजेपी कभी पस्त होने वाली पार्टी नहीं है जी। 1980 में जब बीजेपी कायम हुई थी तो बीजेपी का कोई एमएलए नहीं था, कोई एमपी नहीं था। 42 साल का जो सफ़र गुजरा है उसमें अप एंड डाउन्स भी होता है, तो पस्त होने का सवाल नहीं है। आवाम की खिदमत हमारा नज़्मुल-ए-ऐन है। सबसे पहले देश का भला करना, देशवासियों का भला करना, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और देश का विकास होना है। तो इससे ये ज़िमनी इंतखाबात कोई रेफरेंडम नहीं है हमारे लिए। और रहा मसला हमको यानी आगे का विजन हमको देखना है। अभी जैसा ब्रेक से पहले हमारे मुखी चंदा साहब बताए कि केसीआर जी जो है एक विजनरी लीडर है, मैं कतई नहीं मानता। उसकी वजह ये है, जैसा अबरार साहब बताए, क्योंकि अबरार साहब भी पहले जुड़े हुए थे टीआरएस से। जी, अभी भी जुड़े हुए हैं। नहीं, अब तो बीएसपी में है वो, अब जुड़े हुए नहीं है, बीएसपी से हैं जी। तो वादे जो देखिए, आप आवाम से वादे भी करते हैं, लेकिन कुछ एक स्कीम्स होते हैं, वो स्कीम्स को जब आप ऐलान करते हैं तो उसको रूबअमल लाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि वो भी मैं बताऊंगा, 15 लाख का भी बताऊंगा आपको, उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, ये स्कीम जैसा जहांगीर पीरों की दरगाह का जो बताया आप,
इस्लामिक सेंटर का जो बताए 2 करोड़ नौकरियां इफ्तितार में आते ही 12% रिजर्वेशन की जो बात हर थी। साल 12% रिजर्वेशन सिर्फ की 4 बात महीने के की। पीरियड में। जी तो ये तमाम चीज़ें जो है देखो आप, मैं तो खैर हनीफ अली देखिए, साहब से सवाल नहीं, करूंगा, नहीं, क्या आप मेरे- मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के हक में हैं? नहीं नहीं है। नहीं इस है। पे आपको अपना नजरिया जाहिर करने हर की कोई सुनिए। सेकुलरिज्म का लुबादा ओढ़े आवाम को पूछिए बेवकूफ आप। बनाता है सर, सुनिए, सुनिए। ये बात तो तय है। वो तो इनकार कर रहे हैं ये रिजर्वेशन से। सुनिए देखिए सुनिए आप, सुनिए आप। यही चैनल था, यही रिजर्वेशन। चैनल था। महमूद अली साहब और मैं थे उसमें डिबेट में, सियासी पार्टियां और मुसलमानों से वादे, इसी पे था। तो उसमें यही 12% की बात महमूद अली साहब किए थे। तो मैं बोला कब तक हम मुसलमानों को धोखा देते रहेंगे वोट बैंक की खातर? गलत है ये। देखो अब जब दस्तूर में एक चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि मज़हब की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, सिख के नाम पे हो, या ईसाई के नाम पे हो, या मुसलमान के नाम पे हो, रिजर्वेशन हो नहीं सकता। दस्तूर में गुंजाइश नहीं है। पहले तो आपको दस्तूर में रद्दोबदल करना है, तो फिर आप कैसा कराएंगे, मैं कैसा कराऊंगा? जब एनआरसी करवा सकते हैं सर, सीए देखिए करवा आप सकते हैं, एनआरसी, तरमीम हो सकती है उसके अंदर। सुनिए जी। सुनिए, एनआरसी कहाँ हो? तमिलनाडु में देखिए आप पसमानदा आज तबकात देखिए की आप, आबादी ज्यादा है। इसके इसका लिए हवाला कानून बन देकर। सकते हैं, लेकिन सुनिए, रिजर्वेशन के लिए कानून में तरमीम नहीं हो सकती, जबकि गुंजाइश है सर, भाई कानून के देखिए अंदर तरमीम की गुंजाइश है। एक बात बताता हूँ मैं आपको। आज आप मुसलमान के नाम पे रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद हिंदू के नाम पे देंगे, उसके बाद क्रिश्चियन के नाम पे देंगे, उसके बाद सिख के नाम पे देंगे, तो हिंदुस्तान पूरा रिजर्वेशन में हो जाना चाहिए? ये गलत बात है। देखिए देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, बीएसपी के लिए सवाल है देखो ये आप, कि कांग्रेस- इनके वोट बैंक को रिजर्वेशन खत्म देखिए करने आप, की बात कांग्रेस BJP जो कर रही की है। थी वाईएसआर के पीरियड में 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन का वादा ठीक किया। है सर, मान लिया अगर मुसलमान रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं है, लेकिन अगर कोई एससी मजहब तब्दील करता है तो भी उसका रिजर्वेशन क्यों खींच लिया जाता है? कौन सा? एससी अगर रिजर्वेशन देखिए मजहब सुनिए तब्दील आप, करता है सुनिए, जी, एससी और एसटी को यानी शुरू से समझो आप, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जब बनाए थे तो कुछ यानी रिजर्वेशन की बात दस्तूर में गुंजाइश है, वो एसटी और एसटी के नाम पे, एसटी और एससी और बीसी के भी, यानी BC अगर के भी मजहब reservation। तब्दील हुआ तो पसमानदगी खत्म हो गई। वो तो होगी ना। देखिए अब मजहब अगर कोई एससी क्रिश्चियन बन जाता है तो वो तो होगा। जी आप लक्षद्वीप की बात ले लीजिए, लक्षद्वीप में तकरीबन 100% मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर उनको स्टेटस जो है एसटी का है, और अगर वहाँ की लड़की अदर स्टेट के किसी लड़के से शादी करती है, या वहाँ का लड़का अदर स्टेट की कोई लड़की से शादी करती है, तो स्टेटस खत्म हो जाता है। अगर दूसरे स्टेट में आती है तो देखो अब ये तो बना हुआ है शुरू से। तो मुसलमान भी इसी स्टेटस में हैं वहाँ पर मौजूद लक्षद्वीप में, और उनको तमाम फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो देखिए अब पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन होना चाहिए, और ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन हो चुका है इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा चुकी है उसमें। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि 50% के बाद, यानी मिसाल के तौर पे मैं 100 मार्क्स, यानी मैं 80 मार्क्स ला रहा हूँ, मैं किसी जगह पे 80 मार्क्स ला रहा हूँ और वहाँ पर कोई 40 मार्क्स ला के हमारे से आगे है, तो ये रुकने की ज़रूरत है। जी। रिजर्वेशन बहुत हो चुके हैं। नहीं देखिए, मेरे को इस पे एतराज़ है। आप बंगले में रहते हैं, आपके पास जायदाद है, वो कौम जिसको एससी कहकर धुतकारा हुआ कहकर हजारों साल से दबाया गया मुन्नुवाद की बुनियाद पर, उसको उठाने के लिए उसको रिजर्वेशन देना जरूरी है। वो तो 40 चुके नहीं, हैं। वो 30% भी अगर दे चुके वो हैं। मार्क्स लाएगा तो उसको उठाएंगे, क्योंकि उसको पसमंदा बनाया गया है। माशी तौर पर उसकी जात को बुनियाद बनाकर उनकी खवातीन पर जुल्म किया गया। किस तरीके से ये ब्राह्मणियत ने अपना नंगा नाच हिंदुस्तान में किया है, इसका जवाब देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है, ये मामला मार्क्स का नहीं है। आप मुकाबला करेंगे तो शेर का मुकाबला शेर से होगा, शेर का मुकाबला बकरी से नहीं होगा। आप बकरी से कहते हैं आज शेर से लड़ ले, कौन जीतेगा? जी। ये बीजेपी की जो सुनिए, फिरका सुनिए, परस्त जहनियत है, सुनिए। इससे मैं चाहूंगा कि हनीफ अली साहब की तबीयत से मैं वाकिफ हूँ, काफी जो है समझदार शख्सियत हैं, उनको भी मैं आज कहूंगा कि वो
इस्लाह करें ये मामलात में और हमारे जैसे लोगों के देखिए, बच्चों हम- की भी सरपरस्ती करें। सुनिए। लेकिन ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए कोई भी उनका साथ नहीं सुनिए। देगा। शेर का मुकाबला बकरी नहीं कर सकती। जो जातें अपनी जात की, अपनी माशियत की, अपनी बालादस्ती की बुनियाद पर हजारों साल से हिंदुस्तान के गरीब लोगों के ऊपर बालादस्ती रखते हुए आई हैं, वो आज उन गरीब पसमंदा लोगों को ये कहें कि तुम और हम कैसे बराबर हो सकते हैं। वो लोग पसमंदा हैं, इसीलिए उनको उठाने के लिए, उनको तुम्हारे बराबर लाने के लिए उनकी मदद की जा रही है, उनको रिजर्वेशन दी जा रही है। अगर टीआरएस अब ज़िमनी इंतखाबात में जीत जाती है तो सर मुनगोड़ू के एससी एसटी के साथ में क्या किया जाएगा सर? अभी मुनगोड़ू के एससी एसटी के साथ इंसाफ किया गया है, दलिता बंधु दे जा रहे हैं। दलिता बंधु के जरिए से 10 लाख रुपए एक खानदान को अगर कोई रियासत हिंदुस्तान में देती है तो वो तेलंगाना रियासत है। देखिए आप, दलिता बंधु जैसी ये- स्कीम और कहाँ है बताइए आप? सुनिए, हुजूराबाद- किसके पास इतना बड़ा दिल है कि हुजूराबाद- ऐसा दिल का राजा कौन है जो एक ही खानदान को 10 लाख बगैर किसी ना लोन की शक्ल में ना किसी एक्सग्रेशा की शक्ल में, क्योंकि वो दलित है, माशी तौर पर पसमंदा है, वो कहीं दूर रहता है, छोटा मोटा काम करता है, उसको काम भी करने नहीं दिया जाता, उसके हाथ से पानी तक नहीं पीते। अगर वो कोई किसी दावत में आ जाए और कुर्सी पे बैठ जाए तो उसे नीचे उतार दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं बिहार वगैरह में कि अगर किसी राजपूत के सामने से अगर घोड़े पर अगर कोई दलित या कोई एससी एसटी का समाज से ताल्लुक रखने वाला आदमी बारात लेके चले जाए तो उसे गोली मार दी जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में ऐसा कोई एक भी वाकया दलितों के साथ जुल्म और ज्यादती का हिंदुस्तान में अगर कहीं हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन तेलंगाना में नहीं हो रहा है। तेलंगाना में मुसलमानों के साथ में भी कोई ऐसा जुल्म जबर के मामलात नहीं हुए। कहीं पर अखलाक को मार दिया, कहीं पर मॉब लिंचिंग हो गई, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हुए, लेकिन तेलंगाना पुरअमन तौर पर है और तरक्की के सिमत गामजन है। जी ये देखिए आप, जी 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 जल्दी से हुजूराबाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें ये दलित बंधु का ऐलान हुआ था क्योंकि वो इलेक्शन जीतना था। ठीक है। तो कितने दलितों को आप दिए 10 लाख, वो बता दीजिए फिगर। कितने दलितों को दिए? ये दलित के साथ मुसलमान यानी कि के आप ये साथ- कहना चाह रहे हैं कि अगर टीआरएस हारती है तो दलित बंधु सुनिए, इंतखाब यहाँ पे जो मुनगोड़ है वहाँ पे भी रोक दिया देखिए जाएगा। आप, एक इशारा ये ये सिर्फ मजाक रिजर्वेशन है। की आपने बात करे, मैं एक आपका वक्त लेना चाहूंगा। रिजर्वेशन की आप बात की है, रंगनाथन मिश्रा कमीशन सच्चार कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों को जो नुमाइंदगी जो दी गई है रिजर्वेशन देने के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया है, इस बुनियाद पे नहीं कि वो मुसलमान है, इस बुनियाद पे कि वो माशी तौर पे, ये correct है। समाजी तौर पे, तालीमी तौर पे वो पसमानदा है, बल्कि उनका जो ग्रेड है एससी एसटी से भी पिछड़ा है, पीछे है, उसकी बुनियाद पे उनको रिकमेंड दिया गया। ठीक है। ये रिकमेंडेशन कास्ट की बुनियाद पे नहीं है, उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस की बुनियाद पे ठीक है। रिकमेंडेशन मान किया लिया। गया। ठीक है। अब रही बात, क्योंकि आज का उन्वान मुनगोड़ू से ताल्लुक रखता है, वहाँ की ज़मीनी इंतखाबात से नतीजे से है, एक आईएएस ऑफिसर आकुनूरी मुरली, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए वो मुनगोड़ू में होने वाले वीडियोस को, क्लिपिंग को ऐड किया उन्होंने, और एक तहरीरी लेटर भी जो है ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ज़मीनी इंतखाबात के नताइज की काउंटिंग से पहले ही इसको कैंसिल कर दिया जाए और इसको साफ सुथरा इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की नोट लेना चाहिए, शवाहिद मौजूद है, और दोनों पार्टियां जो एक दूसरे पे दावे कर रही हैं कि आपने किया, हकीकत ये है कि दोनों ने किया। हकीकत यह है कि दोनों भी इसमें मलूज है जी। अब तीसरी बात यह है कि अगर टीआरएस पार्टी, क्योंकि बीजेपी पार्टी का तो चेहरा साफ है, अगर टीआरएस पार्टी मुनगोड़ के इंतखाबात जीत जाती है, इससे मुसलमान कौम को तेलंगाना में क्या फायदा होगा, मुसलमानों का क्या भला होगा, क्योंकि जिस जोश और खरोश का मुजाहरा मुसलमान कर रहे हैं और उनके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखे हुए हैं, और ये बात की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे साथ में चलिए, नहीं तो वरना बीजेपी आ जाएंगी। ये काम पिछले 50 साल में कांग्रेस पार्टी करती रही और अब ये काम टीआरएस पार्टी कर रही है। मैं आपके ज़रिए एक ऐलान करना चाहूँगा कि भाई हम आने वाले इलेक्शन में तमाम कौमों के साथ मुसलमानों को भी मौके देंगे, 12 से 14 एमएलए के सीट देंगे और तमाम कौमों के बराबर का हक बहुजन समाज पार्टी देगी। ठीक है साहब, अब ये हमारा जो डिबेट है इख्तितामी मराहल में पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि जो अपडेट्स आ रही हैं, इस वक्त 3091 वोटों के साथ मजमूई तौर पर टीआरएस आगे चल रही है 8वें राउंड के मुकम्मल होने के बाद, और मज़ीद आपको इस अपडेट से हम बाखबर करवाते रहेंगे। लेकिन इस डिबेट के जो इख्तितामी मराहल हैं
वो हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब अबरार साहब, मुखीस साहब और हनीफ अली साहब। मैं इन तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे इस डिबेट में शिरकत की। और इसी तरह आप मुनगोडू से ताल्लुक़ रखने वाले जो नताइज हैं उसको अगर जानने के लिए मुनसिफ टीवी को देखते रहिए और न्यूज़ के अंदर हम आपको ये अपडेट से बाखबर करवाते रहेंगे। इसी के साथ ही हमारा डिबेट यहीं पर इख्तितामी मराहिल में पहुँचता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।